हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके एग्जाम में सपोर्ट करने के लिए, आपके तैयारी को बढ़ाने के लिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में एक बहुत ही प्यारा सा महत्वपूर्ण टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और बच्चा, आज का टॉपिक नेम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर चुंबकीय बल। तो बच्चों, आज की टॉपिक नेम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर चुंबकीय बल। और बच्चा, ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछता है 5 नंबर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, और कभी कभी तो इसके रिजल्ट को 1 नंबर में यानी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। अब बच्चा, आप सोच रहे होंगे कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में ये किस प्रकार से सर पूछता है। तो बच्चा, ये पूछता है आपके एग्जाम में कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल ज्ञात करे या चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करे। और बच्चा, वो भी पूरे 5 नंबर के लिए। ठीक है। अब कहोगे सर टॉपिक कैसे होने वाला है। तो बच्चा, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले बच्चा, आप ये समझ लो कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रहता है तो उस पर विद्युत बल लगता है। उसी तरह, उसी तर्ज पे बच्चा, अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, और उसी चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है। और अगर ये काम हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा इसके बदले में पूरा पूरा 5 अंक। तो बच्चों, सबसे पहले एक बार फिर से कह दे, अगर कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। ठीक है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी आ जाए तब जो चुंबकीय बल लगेगा तो बच्चों उसको कहते हैं लॉरेंज बल। आज सर ये लॉरेंज बल, हाँ भाई लॉरेंज बल, ये तो इंपॉर्टेंट है बच्चा। ओके, हाँ सर नाम तो सुना हुआ है, लॉरेंज बल का फॉर्मूला वगैरह 1 नंबर में पूछता है। बिल्कुल सही बच्चा। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना टाइम को गवाए हुए। तो सबसे बच्चा पहले हम यहाँ पे 3 अक्ष बना लेते हैं। क्यों बनाते ये बातें अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चा। तो एक अक्ष हम बना लेते हैं बच्चा एक्स, एक अक्ष बना लेते हैं वाई, और बच्चों एक अक्ष बना लेते हैं जे। ठीक है। आपको पता है मेरे भाई, इसको हम क्या मान ले बच्चा, तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, और इसको मान लेते हैं जेड। तो हमने आपके सामने 3 अक्ष बना के रख दिया। अब बच्चा, इस क्षैतिज दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र को हम बनाते हैं। क्षैतिज दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं, क्षैतिज दिशा में। तो मान लो बच्चा ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। अब इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। इसको क्या मान लेते हैं बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र को मान लेते हैं बी। ठीक है बच्चा। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चा, मान लेते हैं एक आवेशित कण है क्यू। एक आवेशित कण हमने बच्चा क्या ले लिया, आवेशित कण हमने यहां पे ले लिया क्यू। ठीक है बच्चा। और सपोर्ट दैट यह क्यू भी एक्स जेड समतल में, कौन समतल में बच्चा, एक्स जेड समतल में चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए मूव करती है। कितना कोण बनाते हुए बच्चा, थीटा कोण बनाते हुए ये गति करती है। कितना वेग से, भी वेग से। ठीक है बच्चा। तो अगर इस वेग को हम तोड़ दे मेरे बच्चों, अगर इस वेग को तोड़ दे तो ये 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, और जिधर थीटा उधर बोलते हैं बच्चा भी cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं है बच्चों उधर हो जाएगा भी sin थीटा। जिधर थीटा उधर भी cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर बच्चा भी sin थीटा। और ऐसा देखा गया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाकर गति कर रहा है कौन बच्चा, आवेश। बच्चा चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है थीटा कोण पे, ये चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति कर रहा है। और जब ऐसा होता है ना बच्चा, तो इस पे चुंबकीय बल लगता है। और आगे कैलकुलेशन में समझाएंगे यह चुंबकीय बल उस तल पर लंबवत होता है जहां आवेशित कण गति करता है। न समझे, मतलब जिस तल में
बच्चा जिस तल में आवेशित कण गति करता है उस तल के लंबवत होता है चुंबकीय बल। कहोगे सर समझाइए फिर से। तो बच्चा अभी आवेशित कण किस तल में चल रहा? तो एक्स जेड में चल रहा। कौन तल में चल रहा बच्चा? आवेशित कण एक्स जेड तल में चल रहा है। एक्स जेड तल पर चल रहा है तो बच्चा एक्स जेड पे लंबवत कौन होगा? वाई। तो बच्चा यहाँ चुंबकीय बल जो लगेगा वह वाई पे लगेगा। बच्चा यहाँ जो चुंबकीय बल लगेगा वह वाई पर लगेगा। चुंबकीय बल कहाँ लगेगा? वाई पर। और मान लेते बच्चा यहाँ चुंबकीय बल क्या लगा? एफ वेक्टर। आप कहोगे कि सर, हाँ बच्चा, आप कहोगे कि सर अगर ये आवेशित कण एक्स वाई तल में चलता, अगर सर ये एक्स वाई तल में आवेश चलता तो सर बल कहां लगता? तो बच्चा जेड पे लगता। किस पे लगता? जेड पे। अब कहोगे सर अगर यह आवेशित कण वाई जेड तल में चलता तो बच्चा बल कहां पे लगता? एक्स पे लगता, मतलब तल के लंबवत। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? चलो अब शुरू करते हैं इस थ्योरी को। तो सबसे पहले बच्चा मान लेंगे, माना कि आवेशित कण, माना कि आवेशित कण, क्या मान ले बच्चों? माना कि आवेशित कण Q समरूप, आवेशित कण Q समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को B मान लेते हैं बच्चों। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को क्या मान ले बच्चा? B वेक्टर में रैखिक वेग, में रैखिक वेग ही से, रैखिक वेग ही से, भी से, भी से, क्षैतिज से, ही से, क्षैतिज से थीटा कोण पर गतिशील है, गतिशील है। अब बच्चा एक चीज थोड़ा सा हमको अटपटा लग रहा है, ये जो माना के लिखे ना बच्चा, माना कि से बेहतर होता यदि, माना कि से बेहतर होता बच्चा यदि, यहां लिख लेते हैं यदि, यदि आवेशित कण Q समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रैखिक वेग से, रैखिक वेग भी से, क्षैतिज से थीटा कोण पर गतिशील है, चाहे गति करती है, गति करती है, गति करती नहीं बच्चा, गति करता है। तो आवेशित कण पर गति करता है, तो आवेशित कण पर, आवेशित कण पर एक चुंबकीय बल लगता है। बच्चा आवेशित कण पर एक चुंबकीय बल लगता है, एक चुंबकीय बल लगता है, एक चुंबकीय बल लगता है जो जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चा ध्यान से एक बार सुना जाए यहां स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे मेरे बच्चों। हमने बोला है कि यदि आवेशित कण Q समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रैखिक वेग V वेक्टर से क्षैतिज से थीटा कोण पर गति करता है। देख लो बच्चा, आवेशित कण यहां पे है और बच्चा इस आवेशित कण, यहां पे आवेशित कण है और बच्चों इस आवेशित कण को हमने क्या मान लिया? Q समरूप चुंबकीय क्षेत्र में यानी B वेक्टर में रैखिक वेग V से थीटा कोण पर गति करता है। तो बच्चा इस आवेशित कण पर एक चुंबकीय बल लगता है जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। और कितने बातों बच्चा? 3 बातों पर निर्भर करता है। और यहां से 3 संबंध आएंगे और तीनों संबंध को सम्मिलित कर देंगे कहानी। बस इतनी सी बात है बच्चा। अब कहोगे सर कौन कौन बातों पे? तो निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। 1 नंबर देखोगे बच्चा, चुंबकीय बल, ध्यान देंगे बच्चों, चुंबकीय बल,
चुंबकीय बल आवेशित आवेशित कण आवेशित कण पर स्थित आवेश आवेशित कण पर स्थित आवेश के परिमाण आवेशित कण पर स्थित आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है समानुपाती होता है समानुपाती होता है। मतलब बच्चा आप ऐसे समझ सकते हो, अर्थात F समानुपाती Q संबंध नंबर 1। और चूंकि बच्चा परिमाण की बात हो रही है इसलिए आपको लेना होगा मॉड Q। मतलब बच्चा ये लॉजिक भी कहता है कि चुंबकीय बल किस वजह से लगा, तो आवेश के कारण। तो बच्चा जितना ज्यादा आवेश होगा चुंबकीय बल भी उतना ही ज्यादा होगा। कहोगे सर अगर आवेश न रहे, तो बच्चा सुनो, अगर आवेश न रहे, आवेश को घटाते घटाते जीरो कर दे, तो मेरे बच्चों बल भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां आवेशित कण पे बल लग रहा है। तो ये जो चुंबकीय बल लगता है यह आवेश के परिमाण के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है बच्चा, आवेश का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय बल का मान बढ़ेगा, और आवेश का मान घटाओगे तो चुंबकीय बल का मान घटेगा, और अगर आवेश को घटाते घटाते जीरो कर दोगे तो चुंबकीय बल भी जीरो हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? ये हम नहीं बोल रहे, हम तो एक माध्यम है बच्चा, ये प्रयोगों के बाद स्पष्ट हुआ। जब प्रयोग किया गया, जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और जब उसके परिमाण को बढ़ाया गया होगा, तो लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि बल का मान बढ़ रहा है। जब आवेश को घटा के देखा होगा तो देखे होंगे कि बल का मान घट रहा है, तब उन्होंने ये बात कहा होगा कि जो चुंबकीय बल है वह आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। क्लियर है बच्चा? अब दूसरी बात क्या देखा गया कि ये जो बल है वह वेग पे निर्भर करता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन बच्चा जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चलाया गया तो देखा गया कि कोई बल नहीं लग रहा। जब ये आवेशित कण क्षेत्र के दिशा में चल रहा था तो बच्चा प्रयोगों में देखा गया कोई बल नहीं लग रहा था। तो आप बोलो, यानी थीटा जीरो, यहां पे बच्चा देखो, यहां पे क्या देखा लोगों ने कि जब यहां पे जब इसके दिशा में चलाया गया तो बल नहीं लग रहा था, और जब उससे दूर हट रहा था बच्चा, जब उससे दूर हट रहा था तो देखा गया कि बल का मान बढ़ रहा था। तो एंगल बढ़ने पे बल किसका बढ़ता है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। कॉस और साइन में किसका वैल्यू बढ़ता है? तो जब देखा गया कि दूर हट रहा था तो वैल्यू बल का बढ़ रहा था, जब उस पे गया, जब उसी दिशा में चलाया जा रहा था तो बल जीरो हो रहा था। बात समझ में आ रही है? और देखा गया कि जब दूर हट रहा था, यानी जब कोण का मान बड़ा हो रहा था तो बल का मान बढ़ रहा था। तो ये तो साइन थीटा के साथ होता है। तो दूसरी बात ये लोगों ने बोला कि वेग के लंबवत अवयव जो है वह उसके भी साइन थीटा के समानुपाती था, भी कॉस थीटा के समानुपाती नहीं था बच्चा। किसके समानुपाती था? भी साइन थीटा के। ठीक है, जब देखा कि जब इसके दिशा में चला रहे हैं, जब कण इसी दिशा में चल रहा है तो लोगों ने क्या देखा कि बल का मान जीरो हो जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे उससे दूर हट रहे थे लोगों ने देखा कि हाँ बल अब बढ़ रहा है। इसका मतलब बच्चा दूर जाने पे बल बढ़ रहा था। तो ये तभी संभव है, दूर जाने पे कौन सा कोण बढ़ेगा, किसका त्रिकोणमितीय अनुपात बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि साइन थीटा के समानुपाती होता है, भी साइन थीटा के। तो दूसरी बात लिख लोगे बच्चा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, दूसरी बात है बच्चा, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल वेग के, वेग के, चुंबकीय बल वेग के लंबवत अवयव, वेग के लंबवत अवयव, वेग के लंबवत अवयव, लंबवत अवयव, ये प्रयोग में मिला था बच्चा, लंबवत अवयव भी साइन थीटा के समानुपाती होता है, भी साइन थीटा के समानुपाती होता है, भी साइन थीटा के समानुपाती होता। मतलब बच्चा अगर इसको हम लिखे तो लिख सकते हैं एफ समानुपाती भी साइन थीटा, ये बातें हो जाएगी। ठीक है बच्चा, और इसको मान लेते हैं संबंध नंबर 2। अभी इसके पहले बच्चा हम लोग माने थे ये संबंध नंबर 1 था और दूसरा मान लिए संबंध नंबर 2।
और तीसरी बात तो ये तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि बल किसके वजह से है, तो चुंबकीय क्षेत्र के वजह से। तो बच्चा जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जाएगा तो बल का मान बढ़ेगा, जब क्षेत्र घटाया जाएगा तो बल का मान घटेगा। यानी चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के क्या होगी, समानुपाती। अगर क्षेत्र का परिमाण बढ़ाओगे, अगर क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे तो बल का मान भी बढ़ेगा। ये प्रयोग में हम नहीं बोल रहे, हम तो एक कथन बोल रहे हैं, ये प्रयोग के बाद मिला है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी टीचर लिख सकता है क्योंकि ये प्रयोग के द्वारा मिला हुआ है, फिर भी हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है बच्चा? अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा। अब कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र घटाएंगे तो बच्चा बल घटेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र घटाते घटाते शून्य कर दिए तो बल का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो तीसरी बात लिखेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चा, चुंबकीय बल चुंबकीय बल चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के समानुपाती हो, परिमाण के समानुपाती होता है। या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो समानुपाती होता है। तो बच्चा इसको लिख सकते हो F समानुपाती B, और ये हो गया संबंध नंबर 3। अब यहां बच्चा 3 संबंध मिल गए, अब तीनों को एक साथ सम्मिलित कर लो। संबंध संबंध 1 2 और 3 को, संबंध 1 2 और 3 को सम्मिलित करने पर, क्या करने पे बच्चा, एक साथ लिखने पर, यानी तीनों को सम्मिलित करने पर। अभी तीनों संबंध को बच्चा हम एक साथ लिख दे रहे हैं, तो 2 संबंध तो दिख रहा है, और तीसरा संबंध था F समानुपाती Q, क्योंकि आवेश के परिमाण के समानुपाती था बच्चा। तो हमारा तीनों संबंध अगर एक जगह आ जाए तो हो जाएगा Q भी साइन थीटा इंटू बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं F समानुपाती Q भी बी, त्रिकोणमितीय अनुपात को बाद में लिखते हैं साइन थीटा। तो जब बच्चा इसको हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे, तो एक नियंतांक आएगा। जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाते बच्चा तो एक नियंतांक आता है। ऐसे यहां पर जो नियंतांक आता है वह k है। यहां पे कौन सा नियंतांक आता बच्चा, तो k आता है। अब हो गया k Q भी बी साइन थीटा, ये आ गया बच्चा। अब यहां पे एक आपको ये फॉर्मूला आ गया, एक संबंध आ गया, जहां k एक समानुपाती नियंतांक है। ये k क्या है बच्चों, एक समानुपाती नियंतांक है। जहां k क्या है बच्चा, एक समानुपाती नियंतांक है, तथा इसका प्रयोगात्मक मान कितना होता है बच्चा, तथा इसका प्रयोगात्मक मान 1 होता है। प्रयोगात्मक मान कितना होता है बच्चा, 1 होता है। तो बोलो F बराबर फॉर्मूला क्या गया, Q भी बी साइन थीटा। ये बच्चा हो गया आपका चुंबकीय बल का फॉर्मूला। F बराबर कितना गया बच्चा, Q भी बी साइन थीटा। ये तीनों संबंध को एक साथ मिला दिए, अब समानुपाती हटा के नियंतांक ला दिए, और इसमें k का प्रयोगात्मक मान 1 होता है, इसलिए बच्चों इतना हो गया। अब प्रश्न है कि F क्या है, जहां बच्चा F चुंबकीय बल है। F कौन सा बल है बच्चा, चुंबकीय बल है। F चुंबकीय बल है तथा थीटा, ये थीटा किसके बीच का कोण है बच्चा, तो देख लो थीटा भी और बी के बीच का कोण है। आपको अगर कैसे सर, तो देखो बच्चा थीटा किसके बीच का कोण है, तो थीटा भी और बी के बीच का कोण है। देखो ये भी था, और बच्चा इधर हम लोग क्षैतिज में बी माने थे। क्षैतिज में क्या मान के रखे थे बच्चा, बी। देखो क्षैतिज में क्या माने थे, बी, और ये भी था, तो ये बी और भी के बीच का कोण था। तो वेक्टर आप लिख सकते हो ऐसे।
तो भी और बी के बीच का कोण था। इतनी बातें तो बच्चों समझ में आ रही होगी। जहां थीटा क्या था, तो जहां थीटा किसके बीच का कोण है बच्चा, जहां थीटा ई वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो थीटा किसके बीच का कोण है बच्चा, भी और बी के बीच का कोण है। इतनी बातें बच्चों समझ में आ गई। ये बोलो कहां से भारी दिख रहा आपको, कहीं से भारी नहीं है। और चूंकि बच्चा बल सदिश राशि है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। अब देख लो यहां पे सदिश रूप में बच्चा इसका वेक्टर फॉर्म आपको बता रहे, एक नंबर में पूछ लेता है। तो पहले आप बताओ एफ बराबर क्या था बच्चा, क्यू भी बी साइन थीटा, यही था ना बच्चा। अब देखो यहां पे चूंकि ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर अब बराबर होता है बच्चा ए बी साइन थीटा। मेरे बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर क्यू को छोड़ दे बच्चा, अगर हम सिर्फ क्यू को यहां पे छोड़ दे, यहां पे ये बातें जो बच्चा है ये अगर क्यू को छोड़ दे तो भी साइन थीटा ए बी साइन थीटा के जैसा है। तो बच्चा यहां पे संबंध हो जाएगा क्यू और इसका रिजल्ट हो जाएगा बच्चा ई वेक्टर अक्रॉस ई वेक्टर, इधर भी वेक्टर लिख देंगे। अब बच्चा इसकी दिशा चाहिए, ये वेक्टर फॉर्म हो गया तो दिशा भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए बच्चा। अब यहां पे बच्चा डायरेक्शन भी चाहिए। तो देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बच्चा, जो क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा होता है दोनों सदिश के तल पे लंबवत होगा। यानी एफ वेक्टर भी वेक्टर और बी वेक्टर के तल पे क्या होना चाहिए बच्चा, लंबवत होना चाहिए। भी वेक्टर और बी वेक्टर के तल पे क्या होना चाहिए, लंबवत। यहां बच्चा चुंबकीय बल चुंबकीय बल क्या होना चाहिए, चुंबकीय बल हमेशा किसके लंबवत होगा, भी वेक्टर और बी वेक्टर के तल पर लंबवत होगा। के तल पर क्या होगा बच्चा, इसके तल पर लंबवत होगा। इसके तल पे क्या होगा बच्चा, लंबवत होगा। तो देखो तो दोनों के तल पे लंबवत है तो बनाए थे। देखो बच्चा ये बल जो है इधर इधर बी था, क्षैतिज में कौन था बच्चा, क्षैतिज में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और ये वेग, तो ये दोनों पे लंबवत है कि नहीं है। तो अब समझ में आया ये लंबवत क्यों बनाए थे बच्चा। जो चुंबकीय बल है वो दोनों के तल पे क्या होता है, लंबवत, तो ये लंबवत बना दिए बच्चा। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं और एक छोटा सा नोट कर लेते बच्चा। आपको ये पता है कि अगर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर विद्युत बल लगेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा बच्चा तो चुंबकीय बल लगेगा। लेकिन क्या होगा, सोचना बच्चा, अगर विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो चुंबकीय बल। अब सोच के देखो बच्चा क्या होगा अगर आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करे जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो बच्चा वहां पे दोनों बल लगेगा। मतलब एक साथ विद्युत क्षेत्र भी लगे, सॉरी, एक साथ विद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। यानी जो कण है, जो आवेशित कण है बच्चा, वह एक साथ विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को अनुभव करेगा, यानी परिणामी बल को अनुभव करेगा। और बच्चा उसी परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं बच्चा, लॉरेंज, ऑरेंज नहीं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो चलो इसको नोट कर लेते हैं भाई, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यदि आवेशित कण यदि आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील हो, एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील हो, एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील हो जहां
विद्युत क्षेत्र, जहां विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो आवेशित कण, तो आवेशित कण, तो आवेशित कण। अब बताओ बच्चा कि अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों रहेगा तो आवेशित कण कैसे बल को अनुभव करेगा? एक परिणामी बल को, और वह परिणामी बल दोनों के सदिशीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो आवेशित कण पर, तो आवेशित कण पर, क्योंकि अब एक बल तो अनुभव करेगा नहीं, क्योंकि हमने कहा कि यदि आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गतिशील हो जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो बच्चा आवेशित कण पर विद्युत बल भी लगेगा। हाँ सर, चुंबकीय बल भी लगेगा। तो बच्चा आवेशित कण तो परिणामी बल को अनुभव करेगा। तो आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी, तो आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी चुंबकीय बल, परिणामी चुंबकीय बल, परिणामी चुंबकीय बल, विद्युत बल, लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल केवल लिखिए, चुंबकीय बल की जरूरत नहीं है। लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल, विद्युत बल और चुंबकीय 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 बल के सदिशीय योग के बराबर होता है, के सदिशीय योग के बराबर होता है, सदिशीय योग के बराबर होता है। कैसा होता है बच्चा? तो दोनों के सदिशीय योग के बराबर होता है। बात समझ में आया? दोनों बलों के सदिशीय योग के बराबर होता है। इस परिणामी बल को, इस परिणामी बल को, इस परिणामी बल को, इस परिणामी बल को, इस परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इस परिणामी बल को क्या कहते हैं बच्चा? लॉरेंज बल कहते हैं। इस परिणामी बल को क्या कहते हैं बच्चों? लॉरेंज बल कहते हैं। तो हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। तो देखो बच्चा, किसी भी बल को हम लोग एफ लिखते हैं, तो मान लो हम परिणामी बल या लॉरेंज बल को एफ लिख दिए, ठीक है सर। और विद्युत बल को बच्चा हमने एफ ही लिख दिया, और चुंबकीय बल को बच्चा एफ एम लिख दिया, एम से मैग्नेटिक। तो आपको पता है ना बच्चा, विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत बल की बात कर रहे हैं बच्चों हम, तो विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल था क्यूवी। क्या था बच्चों? क्यूवी। ये हो गया क्यूवी वेक्टर। और चुंबकीय बल का अभी फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चा यहां पे, क्यू इंटू वी वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। हाँ सर। तो बच्चा अगर हम कॉमन कर ले, बच्चों अगर Q को कॉमन कर ले, हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा E वेक्टर प्लस V वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर। यही फॉर्मूला है जो बच्चा ये लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं। इसी फॉर्मूले को बच्चा क्या कहते हैं? लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं बच्चा? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं। उपर्युक्त समीकरण को एक नंबर में बहुत बार पूछा है बच्चा। उपर्युक्त समीकरण को लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं। उपर्युक्त समीकरण को लॉरेंज बल का समीकरण, उपर्युक्त समीकरण को लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं।
बात समझ में आ गई बच्चा? इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल का समीकरण कहते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लॉरेंज बल के समीकरण को लिखे। लॉरेंज बल के समीकरण को लिखे बच्चा, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। तो चलो आज ये आपका जो थ्योरी था बच्चा, ये कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।